बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जो हमारा स्टेप 2 है यानी डेटा टाइप से उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। आज की वीडियो में स्टेप 2 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल की वीडियो में हमने स्टेप 2 का पार्ट 1 किया था, जिसके अंदर हमने कितनी टाइप्स देख ली थी। हमने देख ली थी पहली टाइप न्यूमेरिक टाइप, जिसके अंदर इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर थे। ठीक है, उसके बाद बुलियन टाइप देख ली थी, सीक्वेंस टाइप देख ली थी जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग्स था, लिस्ट था, टपल्स था और रेंज था। सही है, अब आगे की टाइप्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। उससे पहले मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि जिस तरीके से मैम आपने बताया है कि हम और टाइप्स को एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इंटीजर को हम क्या कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स में या फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और जैसे हम फ्लोट को इंटीजर और कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या हम लिस्ट को टपल में और टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप ये चीज भी। तो इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये चीज भी क्लियर हो जाए। यहाँ से पहले हम ले लेते हैं टपल। ठीक है, टपल लेने के बाद यहाँ से मैं इसको सिंपल एक्स कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। टपल आपको पता है कैसे बनता है, हमारे पास पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। पैरेंथेसिस के बाद आप उसके अंदर वैल्यूज दे दें, जो भी आपको वैल्यूज चाहिए वो आपने यहाँ पे दे देनी है, 3, 5, 7 और 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज दे दी, एक डेटा बना लिया थोड़ा सा। सही है, अब यहाँ पे क्या है, मैं प्रिंट एक्स करवा रही हूँ, तो आप देखिएगा ये प्रिंट करके मुझे दे देगा यही सारी वैल्यूज एज इट इज। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज उसने प्रिंट करके दे दी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल चाहूं कि मैं चाह रही हूं कि यहाँ पे 3 से लेके मुझे 7 तक का डेटा चाहिए, यानी ये जो आउटपुट आया है मैं चाह रही हूँ ये पूरा ना आए, पूरा टपल मेरे पास ना आए आउटपुट में, सिर्फ 3, 5 और 7 तक मेरे पास वैल्यूज आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे इंडेक्स नंबर का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो कौन सी हैं? पहले तो आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद आपने सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट देना है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? जहां से मैं चाह रही हूँ कि मेरा प्रिंट आना शुरू हो। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ 3, 5 और 7 आए, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ? 3। ठीक है, अब 3 पे इंडेक्स नंबर क्या है वो आपने देखना है। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो ये जो पहला नंबर है ये 0 कहलाएगा, ये 1 कहलाएगा, ये 2 कहलाएगा, ये 3, ये 4। सही है, तो मुझे 3 चाहिए, तो 3 पे इंडेक्स नंबर क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ आपने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। सही, स्टार्टिंग पॉइंट देने के बाद आपने कॉलन लगाना है, और कॉलन लगाने के बाद आपने अपना एंडिंग पॉइंट देना है। सही है, एंडिंग पॉइंट आप कौन सा देंगे? एंडिंग पॉइंट आपने वो देना है, जैसे अब मुझे 7 चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे 7 का एंडिंग पॉइंट नहीं दूंगी, मैं 2 का एंडिंग पॉइंट दूंगी। वो क्यों दूंगी मैं आपको बताती हूँ। यानी जो भी नंबर आपको एंड में चाहिए होगा ना, उसके बाद का इंडेक्स नंबर आपने देना है हमेशा। क्यों? क्योंकि हमेशा आप क्या करोगे, जब भी यहाँ पे आपका टपल्स प्रिंट होकर आएगा ना, तो आप जो एंडिंग पॉइंट दोगे उसमें से -1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि हमेशा उसमें से क्या होगा? -1 हो जाएगा। जैसे कल मैंने रेंज में बताया था आपको कि जब भी उसमें भी क्या होता था कि हम वहां पे पॉइंट देते थे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम स्टॉप पॉइंट देते थे और हम स्टेप्स देते थे। तो स्टॉप पॉइंट जो हम देते थे, यानी यहाँ पे हमारा जो रेंज है वो एंड हो जाए, तो उसमें से क्या होता था? हमेशा -1 होता था। यानी अगर मैंने स्टॉप पॉइंट 10 दिया है, तो हमारी जो लिस्ट प्रिंट होकर आती थी या लूप चलता था रेंज के साथ, वो 9 तक चलता था। अगर मैंने 100 दिया होगा तो 99 पे आके रुक जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैं जो भी एंडिंग पॉइंट दूंगी ना, उसमें से -1 करके वो चलेगा। तो अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ 7 तक चाहिए इंडेक्स, 3 से 7 तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स नंबर 2 का देना पड़ेगा, क्योंकि वो -1 करके फिर यहाँ तक आएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। सही है, अब अगर मैं यहाँ पे 3 इंडेक्स दे दूंगी ना, तो वो क्या करेगा? इस 3 में से बाय डिफॉल्ट 1 माइनस कर देगा और उसको 2 इंडेक्स कंसीडर करके मुझे यहाँ तक वैल्यू देगा, 5 तक। तो इसलिए अब मुझे अगर 7 चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उससे आगे का एक इंडेक्स देना पड़ेगा, यानी 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 4 लिखती हूँ और मैं अब प्रिंट करूंगी, तो आप देखिएगा मेरे पास क्या वैल्यूज आएंगी। ये देखिए 3, 5 और 7। यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको एज इट इज देना है, जो भी इंडेक्स नंबर होगा स्टार्टिंग वैल्यू का वही देना है आपको। लेकिन जहां पे आपको स्टॉप करना है, जो एंडिंग पॉइंट होगा आपकी वैल्यू का,
उस पे क्या करना है, आपने एंडिंग वैल्यू का इंडेक्स नहीं देना है, उसकी एक वैल्यू बाद का इंडेक्स देना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं क्या करती, 3 इंडेक्स दे देती ना, तो वो क्या करता, इसको जब प्रिंट करने लगता ना, तो 3 में से -1 करके उसको इंडेक्स 2 कर देता, तो मेरा आउटपुट आता 3 और 5। इसको चला के देख लेते हैं हम, ये देखिए ओनली 3 एंड 5। लेकिन जैसे ही मैं इसको इंडेक्स 4 करूंगी, यानी मैं यहाँ 2 तक ले आई इसको, तो ये ऑटोमेटिकली इसको माइनस करके 3, 5, 7 कर देगा। ठीक हो गया, यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई कि हम किस तरीके से इंडेक्सिंग करके यहाँ पे आउटपुट ले सकते हैं, किसका, टपल्स का। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारे पास हो गया टपल्स। अब बात हो रही है कि आप टपल्स को लिस्ट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो हमारा टपल्स है, इसको हम लिस्ट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सिंपल है, आपने क्या करना है, ऊपर तो हमने क्या किया, टपल्स ऑलरेडी बनाया हुआ है ना अपना, तो हम इसका ये प्रिंट वाला ये पार्ट हटा देते हैं। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एक न्यू वेरिएबल बनाती हूँ y के नाम से, ठीक है। और y के नाम से बनाने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी लिस्ट, और लिस्ट लगाने के बाद सिंपल मैंने क्या करना है, जो मेरा वेरिएबल नेम है ना, जिसमें मैंने टपल्स बनाया, उसको मैंने यहाँ पे रख देना है, ठीक है। ये ना, अब मैंने इसको क्या बता दिया कि जो x का वेरिएबल है ना, उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, लिस्ट में, और कन्वर्ट करने के बाद इस वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवा दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आई, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल मैं क्या करूंगी, इसको प्रिंट करवा लूंगी, ठीक है। प्रिंट हम क्या करवाएंगे, y। और इसकी अगर टाइप भी चेक करनी है आपको, तो आप टाइप भी चेक कर सकते हो, सही है। यहाँ से हमने y दिया और ये क्लोज कर दिया। ये देखिए अब क्या आ रहा है हमारे पास, 12, 3, 5, 7, 2 किस में आ रहा है, पहले किस में आ रहा था हमारे पास, ये पहले हमारे पास आ रहा था पैरेंथेसिस में, क्योंकि टपल्स था। अब टपल्स को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, लिस्ट में, तो अब हमारे पास ही क्या आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ रहा है, और इसकी टाइप भी चेंज हो गई है, सही है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे वेरिएबल अगर नहीं बनाना चाहते आप, तो वेरिएबल ना बनाओ, बेशक आप इसी के अंदर क्या करो, इसको कन्वर्ट करवा दो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा लिस्ट एक्स, ठीक है, हम लिस्ट में कन्वर्ट करके इसको चला रहे हैं, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ये देखो अब हमारे पास क्या आ रहा है, अभी भी हमारे पास ऐसे ही कन्वर्ट होकर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके, अगर आप चाहो तो एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर प्रिंट कर लो, और आप चाहो तो डायरेक्ट भी इसको आउटपुट ले सकते हो इसका, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लिस्ट से टपल में कन्वर्ट करना चाहें, तो सेम तरीका है हमारे पास। लिस्ट में क्या होगा, यहाँ पे एरे बन जाएगा हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल क्या होगा कि हम लिख देंगे टपल, सही हो गया। अब मैं इसको क्लियर करती हूँ। अब देखिए हमारे पास ये लिस्ट है, सही है, और अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं टपल्स में, तो आप देखिएगा ये टपल्स में हमें, ये देखिए हमें क्या कर रहा है, टपल्स में आउटपुट दे रहा है, पैरेंथेसिस दे रहा है। और अगर मैं इसको टपल्स में कन्वर्ट नहीं करती, तो ये सिंपल क्या करेगा, हमें एरे फॉर्म में आउटपुट देगा, ये देखिए, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट को टपल्स में और टपल्स को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। आई होप ये वाली एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और यहां तक हम इसको रोक देते हैं, ठीक है। अब हो गया हमारा टपल्स और ये सारी चीजें हो गई। अब इसको हम क्लियर करते हैं और वापस आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब हमारे पास क्या रह गया है, अच्छा अब बात करते हैं सेट टाइप्स की। यहाँ पे क्या कह रहा है, अनऑर्डर्ड कलेक्शंस विद यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। अनऑर्डर्ड कलेक्शंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर्ड नहीं होती है आपके पास, जो भी आप डेटा होगा वो ऑर्डर्ड नहीं होगा आपके पास, ठीक है। और यूनिक एलिमेंट्स का मतलब क्या है, यूनिक एलिमेंट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे वैल्यूज रिपीट नहीं होती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई एरे बनाते हैं, एरे के अंदर अगर मैंने 2 बार 2 लिख दिया है, तो वो क्या है, वहां पे प्रिंट होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमें यूनिक एलिमेंट्स चाहिए। अगर आपने एक ही वैल्यू 2 बार लिखी हुई है, तो वो जब आप आउटपुट लेने जाएंगे, तो वो आपको वैल्यू एक ही बार नजर आएगी, वहां पे 2 बार प्रिंट होकर नहीं आएगी, ठीक है। तो हमेशा यूनिक एलिमेंट्स इसमें होंगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि जब अनऑर्डर्ड है, कोई ऑर्डर ही नहीं है इसका, टपल्स और लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड होती है हमारे पास, तो उसमें हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, अनऑर्डर्ड है, तो इसके अंदर हम क्या है, इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर काम नहीं आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इसके।
अच्छा, अब इसके अंदर पहली चीज आती है हमारे पास सेट। सेट कह रहा है म्यूटेबल, अनऑर्डर्ड एंड कंटेन्स यूनिक वैल्यूज। सही है, तो तीन बातें कही हैं इसने। पहली तो कह दी म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या है कि इसके अंदर फ्यूचर में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, यानी इसके अंदर आप कोई चीज ऐड करवा सकते हैं, इसके अंदर से कोई चीज आप रिमूव करवा सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी बात इसने कही है अनऑर्डर्ड, जो ऊपर मैंने आपको बता दिया। अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि इसके अंदर ऑर्डर में नहीं होंगी चीजें, तो इसका मतलब क्या है कि आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हो, इंडेक्स के थ्रू यहाँ पे आप वैल्यूज गेट नहीं कर सकते, इंडेक्स यहाँ पे काम नहीं करेगा। जब भी कोई भी आपकी टाइप अनऑर्डर्ड होगी तो इसका मतलब ये वहां पे इंडेक्स काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड कंटेन्स यूनिक वैल्यूज, ठीक है, मैंने आपको बता दिया यूनिक वैल्यूज का मतलब क्या है। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए, जैसे 1 2 33 और 2 बार 4 लिखा है और 5। लेकिन जब आप क्या करोगे, इसका आउटपुट लेने जाओगे तो ये आपको देखें इसने क्या प्रिंट दिया, 1 2 33 4 5। कितनी वैल्यूज दी, 4 5, ठीक है। और यहाँ पे कितनी थी, 6 थी। तो यहाँ पे 4 जो है वो 2 बार था, लेकिन इसने आउटपुट में सिर्फ एक बार दिया। तो ऐसी वैल्यूज जो रिपीट हो रही होंगी उनको ये रिमूव कर देगा और एक ही बार आउटपुट देगा उसका सिंगल टाइम में, ठीक है। तो यूनिक वैल्यूज को ये यहाँ पे कंटेन करता है। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। तो ये थी हमारे पास सेट की एग्जाम्पल। आ जाते हैं एक एग्जाम्पल करके देखते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी टाइप दे देते हैं सेट। सेट टाइप देने के बाद हमने सिंपल क्या करना है, सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में होगा हमारे पास, ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है कि सेट के अंदर क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स लगते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने यही नंबर दिए, इसके अंदर मैं एक नंबर और ऐड करवा देती हूँ जो कि क्या होगा, रिपीट हो रहा होगा हमारे पास, वो हम कर देते हैं 5। सही है, 5 अब देखिए मेरे पास 2 बार आ रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं इसकी टाइप भी मालूम कर लेती हूँ साथ साथ, ताकि मुझे और इजी हो जाए। और यहाँ से हम इसका आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए टाइप इसकी बता दी उसने हमें सेट, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में इसने हमें आउटपुट दे दिया। अब यहाँ पे कितनी वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज थी। आउटपुट में कितनी आई, 1 2 3 4 5, 5 आई। एक कम कर दी, कौन सी कम कर दी, 5 कम कर दी। 5 हमारे पास रिपीट हो रहा था, 2 बार लिखा था, तो उसने क्या किया, जो रिपीट हो रहा था उसको रिमूव कर दिया, 5 को उसने 1 टाइम ही रखा है, रिपीट नहीं होने दिया। इससे क्या पता चल रहा है, इसके अंदर आप देखिए सारी यूनिक वैल्यूज है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, एक जैसी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, सेट टाइप्स कहलाती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर आप चीजें ऐड भी करवा सकते हो और रिमूव भी करवा सकते हो, ठीक है, मेथड्स यूज करके। जैसे यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद मैं करती हूँ एक्स डॉट एड, और मैंने लिख दिया यहाँ पे कि मैं ऐड करवाना चाह रही हूँ 10 इसके अंदर, ठीक है, 10 ऐड करवाना चाह रही हूँ। और फिर मैं प्रिंट ले लूँ अगर एक्स का, तो अब देखते हैं, ये देखिए ये तो पहले वाले का प्रिंट दे दिया हमने जो यहाँ निकाला था। उसके बाद मैंने क्या ऐड करवा दिया, इसके अंदर 10 ऐड करवा दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसके अंदर 10 ऐड करवाया तो देखें इसने क्या किया, यहाँ पे 10 ऐड कर दिया, ठीक है। पहले 10 नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐड का मेथड यूज करके 10 ऐड करवा दिया। और 10 इसने कहाँ पे ऐड किया, हमारे पास यहाँ पे ऐड कर दिया। सीक्वेंस से चल रहा है 2 3 5 7 10 देन 12, सही है। तो यहाँ पे हमें क्या कर दिया, उसने 10 ऐड कर दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं चाह रही हूँ कुछ रिमूव करवाना, तो मैं लिख दूंगी एक्स डॉट रिमूव, सॉरी एक्स डॉट रिमूव। और मैं क्या रिमूव करवाना चाह रही हूँ, 12 3 5 7 में से मैं चाह रही हूँ कि हमारे पास से डिलीट हो जाए 3, ठीक है। तो मैं 3 को यहाँ पे लिख देती हूँ। और अब हम अपना आउटपुट चलवाते हैं, प्रिंट करवाना पड़ेगा हमें इसको, एक्स को। तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाऊंगी, और ये देखिए अब जो प्रिंट होकर आया इसमें से देखिए 3 गायब हो गया, क्योंकि इसने क्या कर दिया, 3 को यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी सेट होगा उसके अंदर हम फ्यूचर में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास म्यूटेबल हो गया। इंडेक्स इसलिए नहीं इसके अंदर काम करेगा क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। अगर ये ऑर्डर्ड होता तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इंडेक्स के थ्रू भी काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये अनऑर्डर्ड है तो इसके अंदर इंडेक्स काम नहीं करेगा। बाकी ये म्यूटेबल है, फ्यूचर में इसके अंदर चेंजेस होते रहेंगे। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है, सही हो गया। यहाँ से हम ये हटा देते हैं। अच्छा, अब इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब दूसरी चीज आ जाती है, इसी में ही हमारे पास दूसरी टाइप है फ्रोजन टाइप, ठीक है। फ्रोजन टाइप में क्या होता है, हमारे पास फ्रोजन सेट कहते हैं इसको। अब ये देखिए कह रहा है इम्यूटेबल वर्जन ऑफ अ सेट, यानी ये है सेट जैसे ही, लेकिन क्या है,
म्यूटेबल, इम्यूटेबल है, ठीक है, सॉरी, इम्यूटेबल है। सेट हमारे पास म्यूटेबल थे, यानी फ्यूचर में उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते थे, लेकिन अगर फ्रोजन सेट की बात करें तो कह रहे हैं वर्जन ऑफ अ सेट, यानी ये है सेट जैसे ही, लेकिन ये क्या है, इम्यूटेबल है, ठीक है। इम्यूटेबल मतलब इसके अंदर फ्यूचर में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। ओके हो गई बात। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वापस आते हैं और यहाँ पे हम इसकी टाइप चेंज कर देते हैं। क्या टाइप आ रही है, फ्रोजन सेट, ठीक है। और यहाँ पे हम आके इसको कर देते हैं फ्रोजन सेट, ठीक है। फ्रोजन सेट लगा दिया और इसका सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे लगते हैं इसके पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर हमारी वैल्यूज लिखी जाती है। सही है, अब हम इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। ये देखिए मैंने चलाया, टाइप क्या आ रही है, फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट के बाद यहाँ पे हमें क्या आउटपुट दे रहा है, 2 3 5 7 12, ठीक है। इसने भी हमें क्या किया कि जो डुप्लीकेट वैल्यू थी उसमें से क्या किया, उसने एक रिमूव कर दी और एक ही रहने दी है यहाँ पे। सही हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या एग्जाम्पल देख ली, एक फ्रोजन सेट की एग्जाम्पल भी देख ली। फ्रोजन सेट के बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो है मैपिंग टाइप, ठीक है। मैपिंग टाइप मतलब डिक्शनरी, नीचे लिखा हुआ भी है डिक्शनरी, जिसको हम टाइप देते हुए लिखते हैं DICT, शॉर्टकट है, ठीक है। स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो डिक्शनरी होती है वो क्या करती है, स्टोर्स करती है की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। की वैल्यू पेयर्स क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स बनाते थे ना, सेम वैसे यहाँ पे हमारे पास डिक्शनरी काम करेगी ऑब्जेक्ट की तरह। कर्ली ब्रेसेस लगेंगे इसके अंदर और उसके बाद आप इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स देंगे, ठीक हो गया। तो इसकी हम एग्जाम्पल करके देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है, ताकि आपको भी आइडिया हो सके। हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम सिंपल एक टाइप दे देते हैं डिक्शनरी की, ठीक है। डिक्शनरी की टाइप देने के बाद हम यहाँ से ये ब्रैकेट्स वगैरह रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे सिंपल पहले मैं टाइप लिख देती हूँ इसकी, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये आ गई टाइप। अब क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही काम करती है डिक्शनरी, तो हम यहाँ पे आ गए। अब हमने क्या करना है, इसकी की वैल्यू पेयर्स बनाने। तो ये तो मैं यहाँ से लिख देती हूँ नेम, की दे दी मैंने। की देने के बाद हमने क्या करना है, कॉलन लगाना है, और कॉलन के बाद हमने क्या करना है, पेयर बता देना है इसका, ठीक है, वैल्यू बता देनी है। तो यहाँ से हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया आयशा, सही, और उसके बाद कॉमा लगाया हमने। अब हम दूसरा की वैल्यू पेयर देंगे यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के अंदर लिखा था वही चीजें हम ले लेते। एज लिखी थी, एज देने के बाद एज आपके पास नंबर्स में होती है, तो मैं यहाँ से 25 दे देती हूँ। उसके बाद दोबारा मैं गई, आप कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज आ गया। लैंग्वेज के बाद आप कोई भी यहाँ पे लैंग्वेज दे सकते हैं, जैसे हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे पाइथन ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ की वैल्यू पेयर्स बना लिए, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भी हमें दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ से हमने ये बना लिए, ये हमारे की वैल्यू, 3 की वैल्यू पेयर्स बन गए हमारे डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। अब अगर हम इसका आउटपुट लेने जाए तो देखिए आउटपुट में हमें कैसे दे रहा है, टाइप बता दी इसने डिक्शनरी, और डिक्शनरी टाइप के बाद यहाँ पे हमारे पास वो सारी चीजें प्रिंट होकर एज इट इज आ चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें, डिक्शनरी से वैल्यू गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारा क्या है, की है ना, ठीक है, ये की है। हमें अगर ये वैल्यू गेट करनी है, कि हमने कहा यार मुझे ये पूरा पूरा जो एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, एक डिक्शनरी बनी हुई है, ये पूरी नहीं चाहिए, इसमें से सिर्फ कोई स्पेसिफिक एक चीज निकालनी है। जैसे मैंने कहा ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए, यानी जो आयशा नाम है ना, मुझे ये आउटपुट में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कैसे काम करेंगे, उसके लिए सिंपल आपने करना ये होगा, प्रिंट में आने के बाद, सॉरी, प्रिंट में आने के बाद हमने क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ पे पहले अपना वेरिएबल का नेम लिखना है। वेरिएबल का नेम लिखने के बाद हमने लगाने स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद हमने लगानी है यहाँ पे क्या, जो भी आपको वैल्यू गेट करनी है ना, उसकी की का नेम आप उठा के इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दें। जैसे मुझे यहाँ से आयशा चाहिए ना, तो आयशा की क्या है हमारे पास, नेम। तो नेम खाली नहीं उठाना आपने, आपने पूरा एज इट इज कोटेशन मार्क के साथ इसको उठाना है और यहाँ पे रख देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम इसको चलाएंगे तो ये देखिए इसने मुझे क्या आउटपुट दे दिया, आयशा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ तक तो हमने ये चीज देख ली कि किस तरीके से डिक्शनरी बनेगी, की वैल्यू पेयर्स आएंगी, हम कैसे उसको प्रिंट करवा सकते हैं, और किस तरीके से हम कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू गेट कर सकते हैं उसकी की को प्रिंट करवा के। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज और है कि हम क्या कर सकते हैं, इस डिक्शनरी के अंदर हम लिस्ट भी ऐड करवा सकते हैं। लिस्ट किस तरीके से ऐड होगी, हमने एक की दी हुई है लैंग्वेज की, ठीक है, हम इसको लैंग्वेजेस कर देते हैं, और लैंग्वेजेस के बाद हमने क्या करना है, हम इसके अंदर सिंपल एक एरे बना देते हैं, ठीक है, यानी लिस्ट बना देते हैं। अब लिस्ट के अंदर हम लैंग्वेजेस दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मैं पढ़ रही हूँ पाइथन, ठीक है, पाइथन के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगी, इसको सेपरेट किया, उसके बाद मैंने बता दिया एक लैंग्वेज है टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट के बाद मैंने कहा यहाँ पे है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट, ठीक हो गया, और उसके बाद एक लैंग्वेज मैंने दे दी नेक्स्ट जेएस, ठीक हो गया, नेक्स्ट जेएस, ठीक है। अब ये क्या किया है, मैंने एक अदद लिस्ट बना दी है, सही है, ये क्या है हमारे पास एक अदद लिस्ट है, सही है। अब लिस्ट को आप किस तरीके से गेट करोगे, ठीक हो गया, लिस्ट को हम वैसे ही गेट करेंगे। अगर मुझे सिर्फ लिस्ट चाहिए, पहले तो हम पूरे का पूरा जो हमारा पूरी की पूरी डिक्शनरी है उसको प्रिंट करवाते हैं। तो ये देखिए, उसने वैसे ही प्रिंट कर दी, की वैल्यू पेयर्स आ गई और इसके अंदर पूरी एक अदद लिस्ट आ गई, सही है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कहा कि भाई ये लिस्ट के अंदर जो है ना मुझे, सॉरी, ये डिक्शनरी के अंदर जो ये वाली लिस्ट है ना मुझे ये प्रिंट करके दे दो। तो पहले हमने वेरिएबल नेम लगाया, वेरिएबल नेम लगाने के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद जो भी हमारी की थी वो हमने यहाँ पे दे दी। अब हम चलाएंगे तो हमें सिर्फ ये वाली लिस्ट देगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, इस वजह से एरर दे रहा है, ठीक है, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेजेस है, मैंने यहाँ लैंग्वेज लिखा था इसलिए एरर आ रहा था। ये देखिए, इसने मुझे क्या किया, पूरी लिस्ट प्रिंट करके दे दी, सही है। अब अगर बिलफर्स इस डिक्शनरी के अंदर, ये जो पूरी डिक्शनरी है हमारे पास, इस पूरी डिक्शनरी के अंदर से मैं इस वाली की के अंदर से ये जो पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट में से एक वैल्यू कोई गेट करना चाह रही हूँ, तो वो मैं कैसे करूंगी। ये तो हमने देख लिया नॉर्मली कि अगर यहाँ से हमें कोई वैल्यू गेट करनी है डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू के अंदर से, तो हम सिंपल उसकी की का नेम देंगे और हम यहाँ से वैल्यू गेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने की वैल्यू पेयर्स में की जो बनाई है उसकी वैल्यू हमारे पास लिस्ट में है, और उस लिस्ट में से कोई एक स्पेसिफिक डेटा गेट करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, वो सिंपल आप इस तरीके से करोगे कि यहाँ तक जो काम रहेगा वो तो सही है, ठीक है, जैसे पूरी लिस्ट हमने गेट करनी थी, हमने यहाँ तक काम कर लिया। लेकिन अब मैंने कहा इस लिस्ट के अंदर से भी मुझे एक स्पेसिफिक नेम चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, मैं उसको कैसे गेट कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगी इसके आगे, यानी पहले मैं अपने वेरिएबल का नेम लिखूंगी, वेरिएबल के नेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में मैं अपनी की का नेम लिखूंगी, उसके बाद अगेन मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी, और उसके अंदर मैं क्या करूंगी, लिस्ट के अंदर से जो भी वैल्यू मुझे चाहिए, जो भी डेटा मुझे गेट करना है, उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे बता दूंगी। इंडेक्स नंबर क्यों बताऊंगी, क्योंकि ये लिस्ट है ना हमारे पास, और लिस्ट के अंदर से हम इंडेक्स नंबर निकाल के वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया 0 इंडेक्स और ये हो गया 1 इंडेक्स, और मुझे टाइप स्क्रिप्ट चाहिए तो मैं सिंपल 1 लिख दूंगी, ठीक है, 1 लिखा मैंने। अब मैं इसको चलाती हूँ, ये देखिए इसने मुझे क्या प्रिंट करके दे दिया, टाइप स्क्रिप्ट प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरीके से अगर डिक्शनरी के अंदर आपके पास क्या है, एक लिस्ट बनाई हुई है आपने की वैल्यू पेयर्स में, और आप उसके अंदर से, उस लिस्ट के अंदर से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी दो चीजें, ये हमने अभी पॉजिटिव नंबर के थ्रू इंडेक्सिंग करके हमने वैल्यूज गेट कर लिए, ठीक है। अब अगर हम नेगेटिव नंबर की बात करें तो उसमें हम कैसे वैल्यू गेट कर सकते हैं, ये एज इट इज मैंने यहाँ से उठाया और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, इसको क्लियर कर रही हूँ टर्मिनल को। अब देखिए पॉजिटिव नंबर क्या होता है हमारे पास, यहाँ से चलेंगे एंड तक, ठीक है। और पॉजिटिव में क्या होगा, ये आपका स्टार्ट होगा 0 से, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ, ये 1 कहलाया, ये 2 कहलाया, ये 3 कहलाया एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से उल्टा शुरू होगा, यानी नेगेटिव में 0 तो आ ही नहीं सकता ना आपके पास, तो नेगेटिव में -1 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका -1, ये कहलाएगा -2, ये कहलाएगा -3, ये कहलाएगा -4, ठीक है। तो अब अगर माइनस नंबर के थ्रू आपको ये टाइप स्क्रिप्ट गेट करना है तो वो आप कैसे करोगे, वो आप ऐसे करोगे, आपने कहा ये है -1,
ये -2, यानी रिवर्स में चलोगे आप, ये है -3। तो जब हम पॉजिटिव नंबर्स के थ्रू इंडेक्स, पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू हम वैल्यू गेट करना चाह रहे थे, तो हमने क्या किया, 0 1, 1 पे था इंडेक्स। लेकिन यही चीज अगर हम नेगेटिव नंबर के थ्रू गेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये हो गया 1 -1, ये हो गया -2 और ये हो गया -3। तो हमारा टाइप स्क्रिप्ट किस पे आएगा, -3 पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने -3 कर दिया और अब हम चल के देखते हैं कि हमारे दोनों आउटपुट जो है टाइप स्क्रिप्ट में आना चाहिए। ये देखिए दोनों आउटपुट हमारे कैसे आए, टाइप स्क्रिप्ट में आए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विज में आ सकती है, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे काम करेगी। पॉजिटिव इंडेक्स यहाँ से चलेगा और नेगेटिव इंडेक्स यहाँ से चलेगा। पॉजिटिव इंडेक्स में स्टार्टिंग वैल्यू 0 से होगी हमारी और नेगेटिव में हमारे पास रिवर्स में चलेगा और -1 से स्टार्ट होगी वैल्यू। सही हो गया, यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई। हमने डिक्शनरी भी देख लिया कि किस तरीके से हमारे पास डिक्शनरी काम करेगी। और यहां से मैं क्या करती हूं, इसको क्लियर कर देती हूं अपने डेटा को। सही हो गया, ठीक है। वापस आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या रह गया, हमने डिक्शनरी भी पढ़ ली, ठीक है। डिक्शनरी के बाद हमारे पास क्या रह गया है, नीचे चल के हम देखते हैं। टाइप्स तो ऑलमोस्ट हमारी डन हो गई हैं, सही। और क्या रह गया है, अच्छा नन डेटा टाइप रह गई है हमारे पास। देखिए नन डेटा टाइप यहाँ पे लिखा हुआ भी है। नन डेटा टाइप बेसिकली क्या होती है कि आप क्या रिप्रेजेंट करती है। नन डेटा टाइप हमारे पास लिखा हुआ है दैट रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू और अ नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। यानी आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू नल है, कुछ भी नहीं है आपकी वैल्यू में, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसको रिप्रेजेंट करती है हमारे पास नन टाइप। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि आप इस तरीके से क्या करो, एक वेरिएबल बना के उसके अंदर आपने यहाँ नन लिख दिया और जब आप उसका आउटपुट लेने जाओगे, उसकी टाइप चेक करोगे तो आपके पास नन आएगी, यानी इस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे क्या, हमारे पास आ जाता है आईडी फंक्शन, ठीक है। नन को आप ऊपर से ही देख लीजिएगा, खुद भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ इतना ज्यादा खास है नहीं, जो था मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे भी लिखा हुआ है नो वैल्यू नन रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू और अ नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस, सही है। अगर हम बात करें आईडी फंक्शन की कि आईडी फंक्शन हमारे पास क्या करता है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है आईडी, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बेसिकली हमारे पास जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं ना, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये बनाया है एक्स वेरिएबल, ठीक है, और इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी मैंने वैल्यू लिखी है, सही है, कोई भी ये वैल्यू लिखी है, ये मेरा एक वेरिएबल है और इसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर करवाई है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, सही है। तो आईडी फंक्शन क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मेमोरी एड्रेस बताता है हमें आईडी फंक्शन, ठीक है, यानी उसकी यूनिक आईडी बताता है। तो ये काम करता है हमारे पास आईडी फंक्शन। ये किस तरीके से काम करता है वो अभी हम चल के देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने, हम यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स ले लिया, ठीक है। एक्स लेने के बाद मैंने क्या किया, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। एक्स लेने के बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे सिंपल एक अदद कोई वैल्यू दे दी, जैसे मैंने दे दिया 10, सही है। 10 देने के बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे लिखा आईडी, तो ये आईडी के बाद में यहाँ पे एक्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे एक अदद वेरिएबल बनाया है और मैं क्या कह रही हूँ कि भाई मुझे प्रिंट करके बताओ कि इस एक्स की आईडी क्या है, यानी इसका मेमोरी एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखिए इसने मुझे इसका मेमोरी एड्रेस क्या दिया, ठीक हो गया। इसने मुझे एक अदद यहाँ पे कोई नंबर दे दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं इसकी, मैंने y लिखा, ठीक हो गया, y लिखा और उसके अंदर भी मैंने 10 लिख दिया। अच्छा इसको हम हटाते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। एक मैंने एग्जाम्पल आपको सिंपल दे दी कि हमारे पास आईडी फंक्शन जो है ना उसका काम है क्या। मैं चाह रही हूँ मैं इजी करके समझाऊं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। पहले तो हमने ये काम समझ लिया कि आईडी फंक्शन का काम है क्या। एक नॉर्मल हमने जो भी वेरिएबल बनाया होगा उसके अंदर जो वैल्यू दी होगी ना उसकी यूनिक आईडी बताएगा, यानी उसका मेमोरी एड्रेस बताता है हमें आईडी का फंक्शन। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसमें भी कुछ डिफरेंट कंडीशंस होती हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो तरह की डेटा टाइप्स होती है, एक होती है म्यूटेबल
एक होती है इम्यूटेबल। म्यूटेबल कौन सी होती है? जो फ्यूचर में चेंज हो सकती है। जैसे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर ये म्यूटेबल डेटा टाइप है आपकी और आपने इसके अंदर 10 लिखा है और आपको पता है फ्यूचर में ये चेंज हो सकती है, इसके अंदर 5 भी आ सकता है, इसके अंदर 8 भी आ सकता है, तो ये क्या हो गई? म्यूटेबल हो गई, यानी फ्यूचर में इसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। और एक टाइप है कि मैंने यहाँ 10 लिखा है और ये कांस्टेंट है, फ्यूचर में चेंज नहीं होगी, हमेशा 10 ही रहेगी एक्स की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी? इम्यूटेबल हो जाएगी। तो इन केसेस में हमारे पास आईडी फंक्शन किस तरीके से काम करेगा हमें वो देखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आपको समझ में आ गई तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। पहले हम देख लेते हैं म्यूटेबल की एग्जांपल, ठीक है? वो जिसमें आप ऐड और रिमूव करवा सकते हैं चीजें, यानी फ्यूचर में आपका वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। इस केस में अगर आपने दो वेरिएबल में सेम वैल्यू दी है तब भी आईडी डिफरेंट होगी। कैसे, हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं, इसको क्लियर किया मैंने। अब यहाँ पे आए, मैंने लिखा x, एक वेरिएबल ले लिया मैंने x, ठीक है? उसके अंदर मैं लिस्ट बना रही हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी मैं बात कर रही हूँ म्यूटेबल की। म्यूटेबल मीन्स जो फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं वेरिएबल्स। अब मैंने लिखा x के अंदर 1 2 3, सही है? x का वेरिएबल बनाया। अब x के बाद एक और वेरिएबल मैं बनाती हूँ जो कि मेरे पास है y के अंदर मैं लिख देती हूँ 5 6 7। दो वेरिएबल बना लिए मैंने अलग अलग। अब ये दोनों कौन से हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये भी क्या है? म्यूटेबल। ये भी क्या है मेरे पास? दूसरा भी म्यूटेबल। सही हो गया। ये दोनों वेरिएबल्स मेरे कौन से? म्यूटेबल हैं, क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई है, यानी फ्यूचर में इनके अंदर मुझे पता है चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं प्रिंट करने की इन दोनों को, तो यहाँ पे देखिए मैं प्रिंट करवाती हूँ पहले एक्स को, ठीक है? फिर मैं प्रिंट करवाती हूँ y को, सही है? अब ये मेरे पास दोनों प्रिंट x और y हो गए। अब डायरेक्ट प्रिंट करवाऊंगी तो आपको पता है x यही प्रिंट करके देगा और y यही प्रिंट करके देगा। लेकिन अब मुझे इनके दोनों की आईडी चेक करनी है। आईडी चेक करनी है तो मैं सिंपल क्या करूंगी, पैरेंथेसिस लगा देंगे, आईडी पैरेंथेसिस, ठीक है? अब मैंने इसको क्या बोला, मैंने कहा भाई मुझे x की आईडी बता दो और y की आईडी बता दो। यानी मैंने कहा कि x के अंदर जो भी डेटा है उसका मेमोरी एड्रेस बता दो मुझे, और y के अंदर जो भी डेटा है उसका भी मेमोरी एड्रेस मुझे बता दो, ठीक है? अब ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि ये दोनों, ये जो दोनों वेरिएबल बनाए ये कौन से? म्यूटेबल हैं, यानी फ्यूचर में इनके अंदर वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, सही है? अब हम आउटपुट लेने जाते हैं। मैंने चलाया। अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है क्या वो सेम है? 16 53 53 यहाँ तक तो सेम है, 9 तक सेम है, लेकिन यहाँ पे आके देखें चेंज हो गया। यहाँ 75 है, यहाँ 90 है, 82 है, 64 72 32, ठीक है? यानी दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है वो डिफरेंट है, सही है? यानी वो कह रहा है x का मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है, y का मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की आईडीज यूनिक है, दोनों की आईडी चेंज है। अब माइंड में ये चीज आपने रखनी कि दोनों वेरिएबल्स हमारे म्यूटेबल है। अब आप बोलेंगे कि भाई क्यों नहीं मेमोरी एड्रेस चेंज होगा, दोनों के अंदर का डेटा बिल्कुल डिफरेंट है, इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट नंबर है और इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट नंबर है। तो अच्छा भाई ठीक है, हम यहाँ पे सेम नंबर रख के देख लेते हैं, 2 और 3, ठीक है? अब क्या हो गया, अब मैंने क्या किया, x के अंदर जो डेटा है सेम वही मेरा y के अंदर डेटा है। अब डेटा दोनों के अंदर सेम है तो इस हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास जो आईडी एड्रेस आना चाहिए, मेमोरी एड्रेस आना चाहिए, वो दोनों का क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। क्यों सेम आना चाहिए? क्योंकि x भी सेम डेटा ले रहा है, सेम स्पेस ले रहा है, और y भी हमारे पास सेम डेटा ले रहा है, सेम स्पेस ले रहा है। तो इस हिसाब से दोनों की आईडी जो है सेम होनी चाहिए हमारे पास। तो हम चला के देख लेते हैं। ये देखिए मैंने चलाया, क्या दोनों की आईडी सेम है? नहीं। यहीं से आपको पता चल जाएगा, लास्ट में 60 है, इसमें 20 है, यानी दोनों की आईडीज अभी भी डिफरेंट है। अब आप बोलेंगे पहले केस में तो हमें समझ आ रहा था कि दोनों के अंदर जो डेटा था वो बिल्कुल डिफरेंट था एक दूसरे से, लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ, दोनों के अंदर जो डेटा है वो बिल्कुल सेम एज इट इज है। तो दोनों का मेमोरी स्पेस, मेमोरी आईडी जो है वो डिफरेंट क्यों है? ये भाई इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये जो आपकी डेटा टाइप है वो म्यूटेबल है,
फिक्स नहीं है, लाजमी नहीं है कि दोनों अभी सेम दिख रहे हैं तो फ्यूचर में भी एक्स और वाई दोनों सेम रहेंगे। हो सकता है एक्स के अंदर फ्यूचर में कोई और वैल्यूज आ जाएं, क्योंकि इम्यूटेबल है ना, इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ रिमूव भी करा सकते हैं। हो सकता है इसमें ना करें लेकिन वाई के अंदर चेंजेस आ जाए, हम 3 हटा दें, 3 की जगह 8 ले रहे हैं, या इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा नंबर ऐड करवा दें, या इसके अंदर से हम कुछ रिमूव करवा दें, तो यानी चांसेस हैं कि फ्यूचर में इन वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। तो इस वजह से अगर म्यूटेबल डेटा टाइप वाले वेरिएबल्स के अंदर आप सेम डेटा भी रखोगे तब भी, और अगर अलग डेटा रखोगे तब भी, दोनों ही सिचुएशंस में इनका आईडी मेमोरी एड्रेस डिफरेंट होगा। किसका? म्यूटेबल डेटा टाइप्स का। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। चाहे दोनों वेरिएबल्स का डेटा सेम हो, चाहे दोनों वेरिएबल्स का डेटा डिफरेंट हो, हर सिचुएशन में म्यूटेबल डेटा टाइप्स का आईडी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की। ठीक है, तो यहाँ से हम कमेंट चेंज कर देते हैं, हम लिख देते हैं इम्यूटेबल। अब बात हम कर रहे हैं किसकी? इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की। ठीक है, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग हो गई, इंटीजर हो गया, बुलियन हो गया, फ्लोट वैल्यूज हो गई, ठीक है, और टपल्स हो गए, तो ये हमारे पास इम्यूटेबल में आ जाते हैं। ठीक है, तो इम्यूटेबल की अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ से जैसे मेरा एक्स वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू ले ली 10, सही है, वाई में मैंने ले ली 5। ठीक हो गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं, यानी जो फ्यूचर में चेंज नहीं होंगी। अगर एक्स की वैल्यू 10 है तो ये 10 ही रहेगी, सही है। वाई की वैल्यू 5 है तो ये वाई ही 5 ही रहेगी, हमें पता है फ्यूचर में भी चेंज नहीं होगी। तो इसके अंदर भी हम दोनों केसेस देखेंगे, जैसे हमने म्यूटेबल में 2 केसेस देखे कि अगर 2 वेरिएबल हैं और दोनों की वैल्यूज डिफरेंट हैं तो आईडी क्या होगी, और अगर 2 वेरिएबल हैं और दोनों की वैल्यूज सेम है हमारे पास तो आईडी क्या होगी। ये हमने म्यूटेबल में देखा। ऐसे ही हम यही चीज इम्यूटेबल में भी देखेंगे। पहले दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को डिफरेंट रख के देखेंगे कि आया डिफरेंट वैल्यूज के साथ इम्यूटेबल में आईडी सेम होती है या नहीं होती, और दूसरा केस भी देखेंगे, दोनों वेरिएबल्स में सेम वैल्यूज रख के देखेंगे कि आया सेम वैल्यूज अगर इम्यूटेबल में हो दोनों वेरिएबल्स की तब आईडी सेम होंगी या नहीं होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने डिफरेंट वैल्यूज रख के देखी है, तो अब हम इसको चला के देख लेते हैं। डिफरेंट वैल्यूज पे क्या हुआ, दोनों की आईडी डिफरेंट है इम्यूटेबल में भी। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोनों की वैल्यूज को सेम करती हूँ तो क्या होगा, ये देखिए। अगर मैंने दोनों की वैल्यूज को सेम रखा है तो मेरे पास आईडी क्या रिटर्न होकर आई है? सेम एज इट इज, कॉपी पेस्ट होकर आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि x जो है उसके अंदर वैल्यू सेम है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या ले रही है, यहाँ पे देखिए दोनों का आईडी सेम, क्योंकि क्या हो रहा है, वैल्यू सेम है तो मेमोरी स्पेस क्या है, सेम ले रहे हैं दोनों का, और फ्यूचर में दोनों के अंदर कोई चेंज भी नहीं आना क्योंकि ये इम्यूटेबल है। तो इसलिए क्या कर रहा है कि अब उसको पता है कि फ्यूचर में दोनों के अंदर कोई चेंज भी नहीं होगा, और दोनों के अंदर वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू 10 है, यानी वो इक्वल स्पेस ले रही है, इक्वल मेमोरी ले रही है। तो इस वजह से उसने क्या की है, इसकी आईडी हमें सेम रिटर्न करके दी है। तो अब आपने माइंड में रखना है कि जब भी म्यूटेबल डेटा टाइप्स की बात आएगी तो उसके अंदर आईडी, चाहे आपके पास 2 वेरिएबल्स हों, म्यूटेबल की बात कर रही हूँ, म्यूटेबल में अगर आपके पास 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और दोनों के अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं, उस सिचुएशन में भी आईडी डिफरेंट आएगी। और अगर 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों के अंदर डेटा सेम है, वैल्यू सेम है, उस कंडीशन में भी आपके पास आईडी डिफरेंट आएगी म्यूटेबल डेटा टाइप्स के अंदर। ठीक है, इन्हें म्यूटेबल डेटा टाइप्स में डेटा सेम हो, अलग हो, कुछ भी हो, हर तरह से आईडी डिफरेंट ही आएगी। लेकिन अगर हम इम्यूटेबल की बात करें तो इम्यूटेबल में 2 कंडीशन है। एक ये कि 2 वेरिएबल हैं, दोनों की अलग अलग वैल्यूज हैं, तो उस कंडीशन में तो आपके पास आईडी डिफरेंट ही आएगी। लेकिन अगर 2 वेरिएबल हैं और दोनों के अंदर सेम वैल्यूज हैं तो वो क्या कर रही है, सेम स्पेस ले रही है और फ्यूचर में उनमें कोई चेंजेस भी नहीं आना, ये कंफर्म है। तो पाइथन क्या करेगा, उनका सेम स्पेस लेगा, मेमोरी स्पेस लेगा, आपको वही सेम आईडी रिटर्न करके देगा। तो ये चीजें आपने क्या करनी है, अपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया। देखिए 2 चीजें आती हैं, एक आता है इक्वल और एक आता है एस। तो इन 2 के बीच में क्या मतलब है इक्वल और इसका, मैं यहाँ पे आपको कमेंट करके बताती हूँ, आपको शायद याद आ जाए कि किस चीज की मैं बात कर रही हूँ। एक होता है इक्वल वर्सेस एक होता है एस।
ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास है x इक्वल टू वाई, ठीक है, तो इस पे क्या काम होगा? और अगर मेरे पास आए x इज y, तो क्या काम होगा? दोनों के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास कोई सवाल आता है ना कि x इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या है? ये चेक करता है कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है या नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो अदद वेरिएबल है, ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो ये क्या चेक करेगा? ये जब भी हम लगाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसको हटा देते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं ताकि ज्यादा इजी हो सके चीजें। मैंने लिखा x इक्वल्स टू y, ठीक है, ये देखिए क्या रिटर्न किया इसने मुझे? ट्रू। सही है, तो इसका काम क्या है? ये जो हमारे पास इक्वल का ऑपरेटर है, इसका काम क्या है? ये हमसे यही पूछता है, ये चेक करता है कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ये क्या कर देगा? ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली एग्जाम्पल हमने करके देख ली कि दोनों की वैल्यू सेम है, 10 मैंने लिखा x इक्वल टू वाई, तो इसने क्या कर दिया? ट्रू रिटर्न कर दिया कि बिल्कुल सही है, x बराबर है किसके? y के। लेकिन अगर यहाँ y में मैं 5 कर देती हूँ और फिर मैंने लगाया x इक्वल टू वाई, मैं कह रही हूँ x बराबर है y के, तो ये अब मुझे क्या रिटर्न करके देगा? फॉल्स रिटर्न करके देगा। क्यों? क्योंकि बोलेगा नहीं भाई, x y के बराबर नहीं है, x में 10 वैल्यू है और y में 5 वैल्यू है। तो ये वाला जब भी आपके पास साइन आ जाए ना, तो इसका मतलब ये क्या चेक करेगा? ये दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेगा कि वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर वैल्यू सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक हो गया, एक चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है इज। अगर मैं बोलूं x इज y, ठीक है, क्या बात की? x इज y, तो इसका मतलब क्या है? इस क्या चेक करेगा? इस ये चेक करेगा कि दो वेरिएबल्स की मेमोरी यानी आईडी सेम है या नहीं है। अगर दो वेरिएबल्स की आईडी का मतलब क्या है? यानी मैंने अभी जो हमने आईडी फंक्शन पीछे पूरा पढ़ा कि ये जैसे 10 और 5 है, अब ये सिचुएशन डिपेंड करती है ना हमारे पे कि आपका डेटा म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, उस हिसाब से होगा। ठीक है, तो अब क्या चेक करेगा? हम कह रहे x इज y, यानी हम कह रहे x की जो मेमोरी है, x की जो आईडी है वो सेम है y के। ठीक है, तो अगर तो वो आईडी सेम होगी तो हमें क्या कर देगा? ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर उसकी मेमोरी आईडी डिफरेंट होगी, x और y की इक्वल नहीं होगी, तो वो हमें क्या रिटर्न करके देगा? फॉल्स रिटर्न करके देगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मैं इस इक्वल और इसके बीच में डिफरेंस बता रही हूँ आपको कि क्या है। ये क्या चेक करेगा? ये दो वेरिएबल्स के बीच की वैल्यू कुछ को चेक करेगा कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आया सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर दोनों डिफरेंट है वैल्यूज तो फॉल्स रिटर्न कर दो। और इस क्या करेगा? इस दो वेरिएबल्स की आईडी चेक करेगा कि उनकी आईडी सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, अब वो आपने देखना है कि आया जो हम आईडी चेक कर रहे हैं उसमें डेटा टाइप वेरिएबल की म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। ठीक है, म्यूटेबल में भी दो कंडीशंस बता दी थी, इम्यूटेबल में भी दो कंडीशंस बता दी थी, उस हिसाब से काम करेगा। अभी यहाँ पे हम इम्यूटेबल पे काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, इम्यूटेबल पे हमने काम किया है, तो यहाँ पे हमारे पास एक 10 है और एक 5 है। ठीक है, 10 है और 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 की मेमोरी डिफरेंट होगी, 5 की मेमोरी डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों के बीच जो वैल्यूज हैं उनका दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो वो मेमोरी स्पेस भी डिफरेंट ले रही होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की आईडी सेम नहीं होंगी। तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा? जब हमने लिखा x इज y, तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा? फॉल्स। ये हमें बोल रहा है नहीं जी, x y के बराबर नहीं है, यानी x की आईडी y के बराबर नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू डिफरेंट है और y की वैल्यू डिफरेंट है। तो इसका मतलब है दोनों का मेमोरी स्पेस आईडी दोनों की डिफरेंट होगी। लेकिन यही अगर मैं y को भी 10 कर दूं और फिर मैं पूछूं x इज y, यानी मैं कह रही हूँ x की आईडी बराबर है y की आईडी के, और यहाँ पे डेटा टाइप भी मैं देख रही हूँ कि इम्यूटेबल है, इन्हें फ्यूचर में भी इसने चेंज नहीं होना है, तो अब ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा? ट्रू। कह रहा है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
x की आईडी बराबर है y की आईडी के। सही है। और इसी तरीके से अब एक सवाल आप लोगों के लिए है मेरा, ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यहाँ पे मैंने वही एग्जाम्पल लेनी है, ठीक है, और यहां से हम लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर हम प्रिंट करवाते हैं, अब ये कौन सी टाइप आ गई हमारे पास, म्यूटेबल, ठीक है, म्यूटेबल जो फ्यूचर में चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अब म्यूटेबल में हम क्या कर रहे हैं, बल्कि मैं डिफरेंट टाइप नहीं रखती, इसकी भी हम सेम ही रखते हैं, ठीक है। ये अब आप लोगों के लिए, आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। डेटा टाइप क्या है, म्यूटेबल है, जो फ्यूचर में चेंज हो सकती है। वैल्यू आपके सामने है दोनों की। अब यहाँ पे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि x इज y, यानी मैं कह रही हूँ x की आईडी बराबर होगी y की आईडी के। तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कॉमेंट में देना है कि इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये आप लोगों का टास्क है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने आईडी का जो फंक्शन था वो भी कवर कर लिया, इसके अंदर हमने इक्वल और इसका जो हमारे पास टास्क था वो भी हमने कवर कर लिया कि इस क्या करेगा, और हमारे पास इक्वल का ऑपरेटर किस तरीके से काम करेगा, हमने वो दोनों चीजें भी यहाँ पे देख ली, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। अब आते हैं थोड़ा सा और नीचे। अच्छा, टाइप कास्टिंग की बात कर रहे थे हम। तो देखें, दो तरह की टाइप होती है हमारे पास, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये सब हम टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ते हुए आए, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो सकें। इम्प्लिसिट टाइप क्या होती है, जो पाइथन खुद करता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आई, मैंने एक वेरिएबल बनाया x, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू दे दी। अब मैं करूंगी प्रिंट, सही है, और मैंने इससे कहा कि भाई इस x की मुझे क्या कर दो, टाइप बता दो। अब इसके अंदर मैंने कोई टाइप लिखी नहीं है, मैंने सिर्फ वैल्यू लिखी है, ठीक है, कोई टाइप नहीं लिखी है। तो देखिए पाइथन खुद मुझे इसकी टाइप बता रहा है, क्या कर रहा है, पाइथन खुद मुझे इसकी टाइप बता रहा है, सही है। तो इम्प्लिसिट क्या होता है हमारे पास, वो होता है इम्प्लिसिट टाइप, वो होती है जो पाइथन खुद करता है, ठीक है, खुद बताता है टाइप। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वो होती है जो क्या होता है, हम खुद देते हैं, ठीक है, सही हो गया। ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का डिफरेंस है। इम्प्लिसिट वो है जो पाइथन हमें देता है, और एक्सप्लिसिट वो है जो हम खुद दे रहे होते हैं टाइप, सही है। अब अगर इसकी एक हम अच्छी सी एग्जाम्पल देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स दी हुई है आपको, ठीक हो गया। यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इनको भी देख सकते हैं, इससे भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको। सारी यहाँ पे एग्जाम्पल्स अच्छे से दी हुई है आपको, सही है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, एक अलग कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाने वाली हूँ, जिससे क्या होगा, थोड़ा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिया num1, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लेती हूँ इनपुट का मेथड, ठीक है। इनपुट का मेथड आपको पता है ना, हमने यूज किया प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एंटर फर्स्ट नंबर। सेम इसी तरीके से इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं देती हूँ num2, ठीक है, और इसके अंदर मैं करती हूँ एंटर सेकेंड नंबर, सही है। अब यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं पहले, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सिंपल यहाँ पे आई, मैंने लिखा प्रिंट। प्रिंट करने के बाद मैंने लिख दिया num1 प्लस num2, ठीक हो गया। यानी मैं क्या कह रही हूँ, मैंने दो वेरिएबल्स बनाए अपने num1 num2, उसके अंदर मैंने इनपुट मेथड को यूज किया, इसमें लिखा इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। अब क्या होगा, मुझे यूजर से इनपुट लेना है कि यूजर क्या करेगा, उसके पास पहला सवाल आएगा इंटर फर्स्ट नंबर, वो अपना पहला नंबर देगा, उसके बाद वो अपना दूसरा नंबर देगा, और मैंने इसको क्या कहा, तुम क्या टास्क परफॉर्म करो, यूजर जो भी दो नंबर दे उनको आपस में सम कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं और मैं इसको चलाती हूँ। देखिए मेरे पास आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर मैं यहाँ पे देती हूँ 12, ठीक है, एंटर किया मैंने। अब मुझसे कह रहा है एंटर सेकंड नंबर, ठीक है, यानी अपना दूसरा नंबर ऐड करो, यहां से मैं दे देती हूँ 10, सही है। अब
आप मुझे बताएं कि मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगी तो मेरे पास क्या आना चाहिए। मैंने क्या करवाया है, दोनों नंबर्स को आपस में सम करवाया है, तो 10 और 12 का सम मेरे पास क्या आना चाहिए, 22। ठीक है, एंटर करते हैं। ये देखिए मेरे पास आउटपुट क्या है, 12 एंड 10। मेरे पास 22 तो आया ही नहीं। अब आप बोलेंगे यहाँ तो आपने मैम सम करा दिया था दोनों को, तो प्लस होके 22 आना चाहिए था, ये 12 और 10 क्यों आया है यहाँ पे। देखिए इसके पीछे रीजन है, यहाँ पे आपको टाइप समझ में आएगी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की। देखें, क्योंकि इनपुट की बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होती है हमारे पास, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाते वक्त भी आप लोगों को बताया था कि हमारे पास इनपुट की बाय डिफॉल्ट जो टाइप होती है ना, वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। वो उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर कर रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर भी वो उसको क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ही कंसीडर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें इनपुट की बाय डिफॉल्ट टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ भी वो उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर कर रहा है, और दोनों नंबर्स में क्या करवा रहा है, कॉन्केटिनेशन करवा रहा है यहाँ पे। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट टाइप है, यानी पाइथन क्या कर रहा है, जो उसके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, उनकी जो बाय डिफॉल्ट टाइप है वो उसी को कंसीडर कर रहा है। यहाँ पे जब तक मैं खुद से इनपुट को कोई टाइप नहीं दूंगी तो पाइथन क्या करेगा, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करेगा, यानी जो बाय डिफॉल्ट उसने टाइप दी हुई है इनपुट को वो उसी को कंसीडर करेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, यानी पाइथन जो टाइप खुद से देता है। ठीक है, तो इनपुट की बाय डिफॉल्ट टाइप पाइथन ने क्या रखी हुई है, स्ट्रिंग रखी हुई है। तो वो यहाँ पे जो टास्क परफॉर्म करवा रहा है वो बेसिकली सही कर रहा है, दोनों नंबर्स को आपस में सम ही कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि इनपुट की टाइप बाय डिफॉल्ट क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मैं जो भी नंबर दे रही हूँ, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, वो उन दोनों को क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ही कंसीडर कर रहा है। और स्ट्रिंग कंसीडर करने के बाद जब आप दो स्ट्रिंग्स को आपस में सम करोगे तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्केटिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो कॉन्केटिनेशन करवा रहा है, इसलिए 12 10 हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या एग्जाम्पल थी, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की एग्जाम्पल थी, यानी वो टाइप जो पाइथन खुद देता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, यानी खुद से पाइथन की जो टाइप है बाय डिफॉल्ट उसके अंदर खुद से हम अपनी टाइप देते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं। तो वो हमारे पास कैसे होगी, वो हमारे पास ऐसे होगी, सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने पैरेंथेसिस लगाए, सेम एज इट इज इसमें भी करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस लगाए। और अब हम क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे भाई पाइथन जो आपकी टाइप है ना बाय डिफॉल्ट इनपुट की स्ट्रिंग, हमें वो नहीं चाहिए, हम खुद से इस इनपुट की टाइप रख रहे हैं क्या, इंटीजर। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका ये इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग है ना, मैं इसकी टाइप रख रही हूँ खुद से इंटीजर, यानी मैं अब इसको क्या बना रही हूँ, नंबर बना रही हूँ। ठीक है, तो मैंने अब क्या कर दिया, अब मैंने इस इनपुट को टाइप दे दी नंबर की, इंटीजर की। अब हम चलते हैं और अब हम टास्क परफॉर्म करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर वही देते हैं 12, सेकंड नंबर वही दिया 10। अब देखिए आउटपुट क्या आ गया, 22। मेरे पास क्या आया आउटपुट, 22 आउटपुट आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, वो टाइप जो हम खुद से देते हैं। इम्प्लिसिट इससे पहले हमने टाइप देखी, वो टाइप जो पाइथन देता है। एक्सप्लिसिट वो जो हम खुद से टाइप दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की। क्या हमने क्या किया, पाइथन की टाइप को चेंज कर दिया खुद से टाइप दे के इंटीजर में। अब क्या हो रहा है, दोनों नंबर जब इंटीजर बन गए, नंबर बन गए, तो जब हमने उन दोनों को सम करवाया तो सम होके वो हमारे पास 22 रिजल्ट आ गया। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल थी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की। ठीक है, अच्छा अब देखें हमारे पास, मैंने आपसे कहा था कि हमने ये भी देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हमारे पास ट्रू होती हैं और फॉल्स होती हैं। तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखें यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, अब इनको आपने ना थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो इजी हो जाएगी चीजें, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमने टाइप स्क्रिप्ट में भी पढ़ा था। देखिए जो ट्रू वैल्यूज होंगी ना हमारे पास, वो कौन सी होंगी, देखिए कह रहा है नॉन जीरो इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे नंबर जिनमें जीरो नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है 1 2 3। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से स्क्रीन नजर आ सके। ठीक हो गया, देखें ट्रू वैल्यूज का बता रहा है कि आपके पास ट्रू कब कब आएगा। देखिए जब आपके पास नॉन जीरो इंटीजर्स, यानी ऐसे नंबर 1 2 या फिर माइनस में भी, ठीक है, नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो लेकिन जीरो ना हो, तो ऐसे नंबर्स आपके पास क्या कहलाते हैं, ट्रू कहलाते हैं। सही हो गया।
उसके बाद नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स, यानी ऐसे स्ट्रिंग्स जिनके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हो, वो भी आपके पास क्या कहलाएंगे, ट्रू कहलाएंगे। नॉन एम्प्टी लिस्ट, ऐसी लिस्ट जो खाली नहीं होंगी, उनके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा, वो भी ट्रू कहलाएंगी। नॉन एम्प्टी डिक्शनरीज, यानी डिक्शनरी ऐसी जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होंगे, वो एम्प्टी नहीं होगी, वो भी आपके पास ट्रू कहलाएंगी। ये आ गई ट्रू वैल्यूज, ये आपने याद रखनी है। फॉल्स वाली वैल्यूज कौन सी होंगी, जिसमें जीरो, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे मैं एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको, जैसे मैंने ले लिया x, ठीक है, और x के बाद यहाँ पे मैं दे देती हूँ 0, ठीक है। और अब अगर 0 के बाद मैं यहाँ पे पूछती हूँ, आप मुझे प्रिंट करके दो x की टाइप, सॉरी, इसको बूलियन में अगर मैं कन्वर्ट करवाती हूँ x को, तो ये क्या मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा या फॉल्स रिटर्न करके देगा। ये देखिए इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर, सॉरी, फॉल्स रिटर्न करके दिया। क्यों? क्योंकि x के अंदर वैल्यू 0 है। अब अगर यही मैं इसकी जगह कोई और वैल्यू रख दूं, तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रख दूं, तो भी ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। और इस स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं कोई एक अल्फाबेट भी लिख दूंगी ना खाली, तो ये मुझे क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। सही है। तो ये एग्जाम्पल है कि जब भी आपके पास नॉन जीरो वैल्यूज होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, जब भी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, नॉन एम्प्टी लिस्ट और नॉन एम्प्टी डिक्शनरीज होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करके देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा वेरिएबल जिसमें आपके पास जीरो वैल्यू है, तो वो क्या करेगा, उसको फॉल्स रिटर्न करके देगा। ठीक है। अगर आपके पास कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उसको भी ये फॉल्स रिटर्न करके देगा। अगर एम्प्टी लिस्ट है तो उसको भी ये फॉल्स रिटर्न करके देगा। अगर एम्प्टी डिक्शनरीज हैं तो उनको भी ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। और अगर नॉन टाइप है आपके पास तो भी उसको ये फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो ये आपने बस क्या करना है, इसको बस एक बार आपने देखना है, समझना है कि कौन कौन सी वैल्यू इजी है। यहाँ पे जिनको ये फॉल्स रिटर्न करके देख रहा है, इसका ऑल्टरनेट आप ट्रू में ले लो, सिंपल है। तो आपको बस ये थोड़ा सा चीजों को याद रखना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जो हमारी डेटा टाइप्स थी वो हमने यहाँ पे कवर कर ली है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी ज़्यादा डिटेल में हो गई है क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा था हमारे पास। इनशाला अब कल की वीडियो में हम लोग जो है स्टेप 3 कवर करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक वीडियो में कवर हो जाए, लेकिन वीडियो आपके सामने, इसका पार्ट 1 भी बहुत डिटेल में था और ये पार्ट 2 भी बहुत डिटेल में है। और मेरी कोशिश यही होती है कि एक एक चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।